वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सेट 2। जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि ये वीडियो के बाद जस्ट 30 मिनट के बाद 101 से 200 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये 101 से 200वां क्वेश्चन तक ये वीडियो चलेगा और इससे लगभग आपके 15 से 30 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले इस वीडियो को पूरी तरीक़ा से देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, एक इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है उच्च स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए। दोस्तों, इससे जो स्पष्टीकरण बन रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्टीकरण को वीडियो पॉज कर करके आप पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार कम और मध्यम वोल्टेज उपभोक्ताओं के लिए घोषित वोल्टेज में स्वीकार्य भिन्नता कितनी है? तो यह होती है ±6%। हमारा अगला प्रश्न है, एक सबस्टेशन में लाइटनिंग और अरेस्टेंट का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है आकाशीय बिजली को जमीन तक एक कम प्रतिरोध वाला मार्ग प्रदान करना। दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी बनने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 15 से 30 मार्क्स हमने बोला है तो ये जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्पष्टीकरण को आप वीडियो पॉज कर करके देखते चलेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार की मोटर के लिए किया जाता है? तो यह स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसमें आयरन लॉस यानी कोर लॉस होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में थ्योरी पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा इस वीडियो में केवल थ्योरी ही बताया गया है, ताकि आपको इससे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ और ये स्पष्टीकरण आपके लिए काफ़ी अहम रोल अदा करने वाला है, इसलिए ये स्पष्टीकरण को आप जरूर से ज़रूर पढ़ते हुए चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर की दक्षता को मापने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो ऑल डे एफिशिएंसी। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध क्यों जोड़ा जाता है? तो यह स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने और स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.28। हमारा अगला प्रश्न है, केबल में XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर की गति यदि लोड बढ़ता है तो क्या होता है? तो यह थोड़ी घट जाती है। दोस्तों, थ्योरी पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा इस वीडियो में थ्योरी पेपर ही लाया गया है। 1 से 100 तक आपको जो क्वेश्चन मिले थे और उसके बाद 101 से 200 तक, इनसे आपको लगभग 15 से 30 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखकर जाएं आप एग्जाम हॉल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लैब को संचालित करने के लिए चॉक की आवश्यकता होती है? तो यह फ्लोरोसेंट ट्यूब में लैब में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सब स्टेशन में आइसोलेटर को कब ऑपरेट किया जाता है? तो यह जब सर्किट ब्रेकर पहले से ही खुला हो। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटरों के वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए कौन सी विधि सबसे सटीक परिणाम देती है? तो यह जीरो पावर फैक्टर विधि परिणाम देती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा मीटर क्या मापता है? तो यह मापता है विद्युत ऊर्जा को। हमारा अगला प्रश्न है, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो वह रिले है मोहो रिले। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायरिंग प्रणाली में आग और यांत्रिक क्षति का खतरा सबसे कम होता है? तो यह क्लिप्ड वायरिंग में। दोस्तों, इससे आपको लगभग 15 से 30 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इन वीडियो को आप जरूर देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर क्या मापता है? तो यह मापा जाता है एक इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिवाइस जो डिजिटल फ्लक्स को यांत्रिक घुमाव में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो यह फुल लोड कॉपर लॉस को। हमारा अगला प्रश्न है, लेम्बर्ट का कोसाइन नियम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रदीप्ति से। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 2 अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हैं और एक का
एक्साइटेशन बदल दिया जाए तो क्या बदलेगा, तो यह उनका पावर फैक्टर बदल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, तो यह एम्पियर घंटा में मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में मोटर को ओवर लोड से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो थर्मल ओवरलोड रिले लगाया जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इस प्रश्न का स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्म फैक्टर या डिमांड फैक्टर का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है अधिकतम मांग बटा में कॉन्टैक्ट लोड। हमारा अगला प्रश्न है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, तो यह 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण आप पढ़ लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पावर केबल में धात्विक शीत का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है नमी और गैसों को कोर में प्रवेश करने से रोकना। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टेरिस मोटर का एक मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है शांत और कंपन मुक्त संचालन। दोस्तों इसका भी स्पष्टीकरण आप जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर की तुलना में क्यों बेहतर माना जाता है, तो यह इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह स्टार्टिंग टॉर्क के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण भी आप पढ़ लेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली के काम को के दौरान इस्तेमाल होने वाले रबड़ के दस्ताने का परीक्षण किस पर किया जाना चाहिए, तो यह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेथ पर किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में फिक्स्ड कॉइल को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है करंट कॉइल। हमारा अगला प्रश्न है, एक थर्मल प्लांट का लोड फैक्टर क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है समय के साथ ऊर्जा उत्पादन की औसत दर और अधिकतम दर का अनुपात। हमारा अगला प्रश्न है, DC मोटर में आर्मेचर टॉर्क किसके समानुपाती होता है, तो यह फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों के गुणनफल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिपिंग टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है केवल पर लंग्स का या कंडक्टर को दबाकर जोड़ने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉट गेट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इन्वर्टर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कब उपयोग किया जाता है, तो इसे उपयोग किया जाता है जब यह बिना किसी यांत्रिक लोड के ओवर एक्साइटेड स्थिति में चलती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक ट्रांसफार्मर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से घटाकर 40 हर्ट्ज कर दी जाए तो आयरन लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बस बार के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें तांबा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आर्क की लंबाई बढ़ाना चाहिए, आर्क को ठंडा करना चाहिए, आर्क को कई छोटे भागों में विभाजित करना चाहिए, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है जब मोटर 75% गति प्राप्त कर ले तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑनलाइन यूपीएस ऑफलाइन यूपीएस से बेहतर क्यों है, तो इसका इसलिए बेहतर है क्योंकि यह लोड को सप्लाई में किसी भी गड़बड़ी से बचाता है और इसमें कोई स्विचिंग टाइम नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम वेपर लैंप को शुरू होने पर पूरा प्रकाश देने में समय क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ठोस सोडियम को वाष्पीकृत होने में समय लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, DC वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो यह है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक कैपेसिटर को एक DC सप्लाई से जोड़ा जाए तो स्थिर अवस्था में इससे कितना करंट प्रभावित होगा, तो यह होगा 0 करंट प्रभावित। हमारा अगला प्रश्न है, केबल में उपयोग होने वाला सर्विंग का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीलिंग फैन का स्लिप क्या दर्शाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यह दर्शाता है उस वृत्त का व्यास जो ब्लेड के घूमने से बनता है, और इसका स्पष्टीकरण आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं एग्जाम में। किस मोटर की गति लोड के साथ लगभग स्थिर रहती है, तो यह है सिंक्रोनस मोटर और DC शंट मोटर का। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका भी स्पष्टीकरण आप आराम से वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 पिन सॉकेट में सबसे मोटा पिन कौन सा होता है, तो यह होता है अर्थ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के तेल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है इंसुलेशन और शीतलन दोनों प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी AC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो यह वोल्टेज और करंट के बीच के कोण को कोसाइन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? तो यह फैराडे ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, लीकेज करंट से बचाव के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप याद रखिएगा। ELCB या RCCB, इसका फुल फॉर्म होता है। ELCB का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB का अवशिष्ट करंट सर्किट ब्रेकर, ये आप याद रखेंगे। इसका स्पष्टीकरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर बढ़ने से तार का व्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, फेरांती प्रभाव आमतौर पर कहाँ देखा जाता है? तो यह देखा जाता है लंबी या हल्की लोड वाली ट्रांसमिशन लाइनों में। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव कब सबसे अधिक होता है? तो यह होता है जब लोड का पावर फैक्टर लैगिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर सबसे अधिक होता है? तो यह होता है हाफ वे रेक्टिफायर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है तेल के विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोटर में शून्य स्लिप होती है? तो यह होता है सिंक्रोनस मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में पंखे और लाइटिंग किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो यह पैरेलल में जुड़े होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट किस सामग्री के बने होते हैं? तो यह बना होता है हार्ड डॉर्न कॉपर का। हमारा अगला प्रश्न है, कीपिंग दोष किस मीटर में होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनर्जी मीटर में कीपिंग दोष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, SF6 गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? तो यह व्यक्त किया जाता है KVA किलो वोल्ट एम्पियर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायक क्या है? तो इसका मतलब होता है एक 2 टर्मिनल वाली द्विदेशीय डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, डायक का फुल फॉर्म है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर पोल्स की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गति क्या होगी? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, आधी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, कैसे होगा आधी? यहाँ पे स्पष्टीकरण में खुद से देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर सब स्टेशन में अर्थिंग क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो यह होता है उपकरणों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है फॉल्ट की स्थिति का पता लगाना और सर्किट ब्रेकर को कमांड देना। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है DC मोटर पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यह परमाणु ऊर्जा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है DC शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह निर्भर नहीं करता वोल्टेज पे। हमारा अगला प्रश्न है, एक MCB की तुलना में फ्यूज का क्या नुकसान है? तो इसका नुकसान है इसे एक बार ऑपरेट होने के बाद बदलना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता है हटिंग को दबाने के लिए। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके इसका स्पष्टीकरण जरूर पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो यह है DC शंट जनरेटर का। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट आमतौर पर किसका बना होता है? तो यह बना होता है नाइक्रोम का। हमारा अगला प्रश्न है, एक AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो यह होता है 1.11। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हमिंग ध्वनि का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, CT का सेकेंडरी सर्किट कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सर्किट जो है कभी खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? क्योंकि सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लुमेन किसकी इकाई है? तो यह चमकदार फ्लक्स का है। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है? तो रोटर की जड़ता के कारण ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छी अर्थिंग के लिए अर्थ इलेक्ट्रॉन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो यह जितना संभव हो उतना कम। हमारा अगला प्रश्न है, एक PN जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर में क्या होता है? तो यह होता है स्थिर आयन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लेप लगभग एक समान प्रकाश देता है? तो यह है सोडियम वेपर लेप। हमारा अगला प्रश्न है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में नो वोल्टेज कॉइल का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सप्लाई वोल्टेज चले जाने पर मोटर को स्वचालित रूप से बंद करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सी
वाइंडिंग में अधिक घुमाव होते हैं, तो यह वाइंडिंग है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक आयरन में तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो यह थर्मोस्टेट नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है एक ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या कार्य है, तो इसका कार्य होता है यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है एक कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर टर्नर मोटर में कितने कैपेसिटर होते हैं, तो यह होते हैं 2। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों इसका स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर एग्जाम में देने से पहले जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है पेनस्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है किसी भी इंस्टॉलेशन पर काम शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, तो यह होता है मेन सप्लाई को बंद और लॉक करना। हमारा अगला प्रश्न है एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, तो यह नॉन लीनियर होता है, मतलब असमान या कॉम्पैक्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक DC सीरीज मोटर को बिना लोड के शुरू किया जाए तो क्या होगा, तो यह खतरनाक रूप से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किसके समानुपाती होता है, तो यह लोड का वर्ग का समानुपाती होता है। दोस्तों इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। स्पष्टीकरण आप इसका जरूर से जरूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांजिस्टर में कितने PN जंक्शन होते हैं, तो यह होता है 2। हमारा अगला प्रश्न है आर्म्ड केबल में आर्मिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो यांत्रिक क्षति से बचाना। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा सर्किट ब्रेकर घरेलू वायरिंग के लिए सबसे आम है, तो यह होता है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है तुल्यकालन की 3 लेप विधि में यदि सभी लेप एक साथ जलते और बुझते हैं तो यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है फेज सीक्वेंस सही है। हमारा अगला प्रश्न है एक टेस्ला किसकी इकाई है, तो यह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है एक फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट आवृत्ति यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो क्या होगी, तो यह होगी 100 हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कैसे होगा 100 हर्ट्ज, यहाँ पे स्पष्टीकरण आप देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है, तो यह मोटर करता है। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो से आपके लगभग दोनों वीडियो से 15 से 30 मार्क्स तक कवर होंगे यदि आप स्पष्टीकरण बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।